नमस्ते दोस्तों, मैं सुशील मौर्य, सुजोग थेरापिस्ट, एक्यूपंक्चरिस्ट एंड कायरोप्रैक्टर। आज मैं एक ऐसे कॉमन डिजीज़ के बारे में चर्चा करने और उसका समाधान लेके आया हूँ। पेशाब की अनियमितता, यूरिन इनकॉन्टिनेंस। ये लगभग अगर देखा जाए तो हर 10 में से 6 से 7 औरतों को ये प्रॉब्लम होता ही होता है। स्पेशली ये डिलीवरी के बाद में और एल्डरली पीपल्स में ये कॉमन देखा जाता है। इसके बारे में चर्चा करूँगा। पूरे डिटेल्स को जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। यूरिन इनकॉन्टिनेंस ये ऐसी समस्या है जो कि हर औरत जिसको भी ये प्रॉब्लम हुआ है वो झेलती रहती है, और किसी से बताना भी उसके लिए इतना अजीबोगरीब होता है कि वो इसको झेलते हुए पूरी ज़िंदगी बिताने को तैयार हो जाती है। उसको ये लगता है कि बीमारी ठीक नहीं हो सकती है, और कई बार तो इतना ज़्यादा उग्र हो जाता है कि फिर समझ में नहीं आता कि इसमें क्या किया जाए। तब जाके बताया जाता है। कई बार ये अनट्रीटेड ही रह जाता है। क्यों होता है इसके बारे में पहले चर्चा करूंगा। इसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो ऐसा है कि जो जन्मजात हो सकते हैं। जन्मजात में कई बार डिफेक्ट ऐसे होते हैं कि जो अपना किडनी से जो यूरेटर निकलते हैं वो ब्लैडर को बाईपास करके डायरेक्ट जाके यूरेथ्रा से कनेक्ट हो जाते हैं। वो जन्मजात हो, उसमें सर्जिकल ही इनरवेशन रिक्वायर है। उसका कोई ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। अगर ये प्रॉब्लम नहीं है तो फिर ऑलमोस्ट 80 to 90% केसेस में इसको इजीली बिना किसी मेडिसिन के बहुत जल्द ही ठीक किया जा सकता है। दूसरा, अगर मैं इसमें कारण देखूं तो एक कॉमन समस्या है, स्पेशली औरतों में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। उसका कारण ये है कि यूरिनरी ब्लैडर और ये आउटर पार्ट ऑफ द वेजाइनल बॉडी ये थोड़ा बहुत शॉर्ट डिस्टेंस होता है। इसके लिए स्किन पे अगर कोई बैक्टीरियल या वायरल प्रेजेंस है तो वो इजीली अंदर उनका पहुंचना आसान होता है, कंपेरेबल रूप से अगर देखा जाए तो पुरुषों की अपेक्षा। और अगर उनका पीएच लेवल 3.5 से 3 से ज़्यादा होना शुरू हुआ तो भी मतलब ये उनके लिए एक इजी इन्वायरमेंट बनता जाता है, जिसके कारण में ये वेजाइनल इन्फेक्शन और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होना आसान हो जाता है। तो इसके कारण में बैक्टीरियल वेजाइनोसिस भी हो जाते हैं, या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या क्लेमाइडियल इन्फेक्शन भी बोलते हैं। इसके कारण भी जो अंदर की ब्लैडर की लाइनिंग होते हैं वो इरिटेट होते हैं, तो उसके कारण भी ये ड्रिबलिंग या बार बार पेशाब आना ये प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। एक कारण अगर मैं और बताऊं तो कौड़ा इक्विना सिंड्रोम करके एक ऐसा गंभीर प्रॉब्लम है जिसका अगर टाइमली ऑपरेशन नहीं करवाया गया तो वो इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि फिर इसको ठीक होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल माना जाता है। इसलिए मैंने 90% बोला कि ठीक होने का चांस है। कौड़ा इक्विना सिंड्रोम जल्दी ठीक नहीं होता अगर उसके कारण ये पेशाब का प्रॉब्लम आ गया है। कौड़ा इक्विना एक स्पाइन का पार्ट है, वहाँ से जो नर्व रूट निकलती है उसमें कंप्रेशन आने के कारण में ये प्रॉब्लम्स आता है, जिसमें से अपना रेक्टम या यूरिनरी ब्लैडर अपने फंक्शनल कंट्रोल को लूज करने लगते हैं। और भी बहुत सारे तमाम कारण हैं। इसमें जो यूरिनरी ब्लैडर होता है ओवर एक्टिव हो जाते हैं। उनका जो फंक्शन है, जो उनका यूरिनरी ब्लैडर का अंदर की जो लाइनिंग है वो इतना ज़्यादा टोन अप हो जाती है कि एक तरह से सिंक्रोनाइज नहीं हो पाता ब्रेन का और ब्लैडर का, कि कितना पेशाब फिलअप हुआ है, कितना नहीं हुआ है, कब जाना है कब नहीं जाना। ये पूरा जो सिस्टम है सिंक्रोनाइजेशन खराब हो जाता है। इसके कारण भी प्रॉब्लम आता है। तो इन सब तमाम कारणों के आधार पे मोस्टली इनको 3 कैटेगरी में या कुछ एक
विद्वानों के हिसाब से 4 कैटेगरी में मॉडर्न साइंस में इनको डिवाइड किया गया है। एक स्ट्रेस यूरिन इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं। स्ट्रेस यूरिन इनकॉन्टिनेंस में ये सिम्टम होते हैं कि कभी भी छींक आया या खांसी आ गई तो उसके कारण भी पेशाब के कुछ बूंदें या कुछ पार्ट्स निकल जाते हैं। दूसरा कारण ऐसा होता है कि अर्ज इनकॉन्टिनेंस। अर्ज इनकॉन्टिनेंस में ऐसा होता है कि ये जो मैंने अभी बताया कि सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम प्रॉपर नहीं हो पाता, ब्रेन का सिग्नलिंग खराब रहता है। तो जैसे ही ब्लैडर में पेशाब आता है, थोड़ा सा भी फिलअप हुआ तो उसको बिना पूरा भरे ही बार बार पेशाब जाने के लिए अर्ज होने लगता है। एक्चुअली ये एक फॉल्स सिग्नल जाता है कि ब्लैडर फुल हो गया है, एक्चुअल फुल नहीं हुआ होता है। ये सिग्नलिंग का प्रॉब्लम है। इसमें ब्लैडर के जो मसल्स होते हैं ओवर एक्टिव हो जाते हैं, इसके कारण प्रॉब्लम होता है। तीसरा है कि मिक्सअप, ये जो होते हैं इसमें अर्ज का भी प्रॉब्लम रहेगा, स्ट्रेस का भी प्रॉब्लम रहेगा, कॉमन देखा दोनों पाए जाते हैं। अगर कॉज में देखो तो सबसे बड़ा कॉज इसका आजकल ये सामने आ रहा है कि जो हमारा पेल्विक रीजन होता है, जिसमें अपना यूरिनरी ब्लैडर या औरतों में ये यूट्रस बीच में होते हैं, उसके बाद जो अपना रेक्टम होता है, उस एरिया के जो मसल्स होते हैं अपना थाई के दोनों बीच में, तो उस एरिया को पेल्विक रीजन बोलते हैं। तो वहाँ का जो जिस पे जाके अपना पूरा पेल्विक एक बेस लेता है, उसको पेल्विक फ्लोर मसल्स बोलते हैं नॉर्मली। तो वो पेल्विक फ्लोर मसल्स डिलीवरी के बाद में अपने पूर्व इलास्टिसिटी को रिगेन नहीं कर पाते हैं, उसमें स्ट्रेंथ नहीं रिगेन हो पाता है, तो इसलिए वो वीक हो जाते हैं। और एक ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 2 महीना 3 महीना डिलीवरी के बाद में 4 महीने 6 महीने में नॉर्मली वो धीरे धीरे रिकवर हो जाते हैं। तो ज़्यादा अगर कल्प्रिट देखा जाए तो ये जो पेल्विक फ्लोर मसल है ये सबसे ज़्यादा कॉमन है औरतों में। और पुरुषों में एक और कारण अगर देखा जाए तो प्रोस्टेट का प्रॉब्लम होता है। तो प्रोस्टेट के प्रॉब्लम के कारण में जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो पूरी तरह कंट्रोल खोने लगते हैं। उसमें होता क्या है कि जो यूरिनरी ब्लैडर के और ये अपना यूरेथ्रा के पास में एक इंटरनल स्फिंक्टर होता है, वो कंट्रोल करता है। उसके बाद प्रोस्टेट के बाद में एक एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है। तो दोनों के बीच में तारतम्य बराबर नहीं हो पाते हैं और एक सिग्नलिंग का प्रॉब्लम होता है। कई बार प्रोस्टेटाइटिस के कारण प्रॉब्लम जब आते हैं तो वो तुरंत ओपन हो जाता है। कोई भी स्ट्रेस या कुछ भी रहे तो उसमें ये जो कंट्रोल करने वाले मसल्स है यही सब होते हैं और ये अपने फंक्शन को लूज करने लगते हैं। एक और कारण देखा गया है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में पेशाब होती है औरतों में एक्चुअली प्रेगनेंसी के टाइम पे। उसका कारण ये है कि जो अपना यूट्रस होता है वो ब्लैडर और रेक्टम मतलब मलाशय और पेशाब की थैली के बीच में होते हैं। तो जब यूट्रस एक्सपांड करेगा, फैलेगा, तो रेक्टम पे भी, मलाशय पे भी और पेशाब की थैली पे भी दबाव पड़ता है। इसलिए बार बार प्रेगनेंसी के टाइम पे औरतों को पेशाब के लिए जाना पड़ता है। कई बार रोकना भी मुश्किल होता है, मसल एक्सपांड करने लगते हैं और इजीली ओपन हो जाते हैं। तो ये सब एक कॉमन है, इसको कभी भी लेके पैनिक नहीं होना चाहिए, ये अपने आप ठीक हो जाते हैं कई बार। अच्छा, अभी अगर ये प्रॉब्लम आ गया है तो इसको कैसे ठीक करें, उसके लिए मैं एक एक्सरसाइज बताऊंगा। वो एक्सरसाइज ऐसा है कि जैसे आपने सांस को पूरा बाहर निकाला, सांस जैसे बाहर गया तो सांस बाहर जाने के बाद में अपना जो डायफ्राम रीजन है, जो अपना चेस्ट और एब्डोमेन के रीजन को सेपरेट करता है, जैसे हमने सांस लिया तो अपना एब्डोमेन नीचे गया, लेकिन जब हमने सांस पूरा छोड़ दिया तो सांस पूरा छोड़ने के बाद में अपना पेट एकदम खाली हो जाता है। जैसे पेट खाली होगा तो जब अपना ये गुदा और पेशाब के पास पेशाब की थैली का जो एरिया है उसको स्क्वीज करो, भींच लो, उसको एकदम सिकोड़ लो। सांस जैसे ही बाहर निकला उसको रोक के रखो। 3-4 सेकंड से स्टार्ट करो, 10 से 15 सेकंड तक रुकिए, उसके बाद फिर धीरे धीरे छोड़िए और उसके बाद उस सांस अंदर लेते टाइम उसको भी रिलैक्स करते जाइए। जब आपने सांस अंदर लिया रिलैक्स, जब आपने सांस बाहर छोड़ा तो जो अपना ये मलद्वार वाला जो पेल्विक वाला रीजन है मसल्स, उसको एकदम स्क्वीज करिए, इसको सिकोड़ लीजिए।
उसको चाहो तो आप छोड़ सकते, मतलब कुछ देर होल्ड कर सकते हो। अगर होल्ड करने में दिक्कत आ रही है तो आप उसको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते रहिए। कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने से भी आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। जो पेल्विक फ्लोर है, मसल्स होते हैं, वो स्ट्रेंथन होने शुरू हो जाएंगे, उसमें स्ट्रेच आता है इससे। और इमीडिएटली अगर सुजोग थेरापी के हिसाब से देखा जाए, जिससे कि मैंने बहुत सारे पेशेंट को ट्रीट किया है, इमीडिएटली 10 से 15 मिनट में मैंने रिस्पॉन्स देखे हैं। कई सारे केसेस में, ऑलमोस्ट 10 में से 7 से 8 केसेस में रिस्पॉन्स आता ही आता है 15 से 20 मिनट के अंदर, या विद इन 24 आवर में आराम आता है। मैं 100% नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन 10 में से 7 जन को, 8 जन को ये रिलीफ मिल जाएगा। वो ये पॉइंट है कि आप यहाँ पे ये जो दोनों फिंगर है, दोनों फिंगर के बीच में ये जो एरिया है, यहाँ पे आप प्रेशर दीजिए, पेनफुल पॉइंट ढूंढिए। बहुत पेन करेगा यहाँ पे, इतना पेन करेगा, जिसको ये प्रॉब्लम रहेगा पेशाब संबंधी कोई भी, उसको यहाँ पे बहुत पेन होगा। इस पूरे एरिया में जितने भी पेनफुल पॉइंट मिले, सब पेनफुल पॉइंट पे ऐसे ढूंढने के बाद में 10-15 सेकंड तक दबा के रखिए। उसके बाद उठा लीजिए और या तो उसको क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज उसको मसाज करिए जिम्मी से। अगर जिम्मी नहीं है तो पेन से आप कर सकते हैं। पेन के बैक साइड का जो कुंद पार्ट होता है उसके से भी आप प्रेशर डाल सकते हैं। ये 2 से 3 मिनट दिन में 3 बार करना है। ये नॉर्मली 15 से 20 दिन में आपका प्रॉब्लम को ऑलमोस्ट 80 to 90% सॉल्व कर देगा और 1.5 से 2 महीने में आपकी प्रॉब्लम को पूरी तरह ख़त्म कर देता है। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसके लिए यहाँ पे ब्लैक कलर को अप्लाई कर देना। इस एरिया में बैक्टीरियल कलर इन्फेक्शन, यूटीआई के चलते अगर आ रहा है प्रॉब्लम, तो इस एरिया में पूरा ब्लैक कलर अप्लाई कर दो स्केच पेन से। मैं वो दिखा देता हूँ। ये जो पूरा एरिया है, जितना बड़ा एरिया कवर कर सको कर लो, कोई इससे प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सेफ है। 1 हफ्ते के अंदर आपका यूटीआई आपका रिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि बैक्टीरियल ग्रोथ जो होता है हीट एनर्जी एक्सेस होने पे होती है। और ये जो ब्लैक कलर है सुजोग थेरापी के हिसाब से कोल्डनेस का सेल्फ कलर है, तो ये हीट के अपोजिट में रहता है। यहाँ पे आप डार्क ब्राउन कलर भी अप्लाई कर सकते हैं, या डार्क वाइट कलर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो तीनों में से कोई भी कलर आपके पास जो है अप्लाई कीजिएगा। रेड कलर या ये सब मत अप्लाई करना। अगर ये करने के साथ में आपको यथोचित रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है, आपको लगता है कि आप पूरी तरह कंफर्टेबल नहीं है, तो आप हमारे से खुद ट्रीटमेंट ले सकते हैं। हम इसमें एक्यूपंक्चर के माध्यम से, इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर के माध्यम से और सुजोग थेरापी के माध्यम से ट्रीटमेंट करते हैं। इसमें बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट मैंने देखा है। तो आप भी हमसे संपर्क करिएगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने इष्ट मित्रों के साथ में साझा करिए, अपने सुझाव दीजिए कमेंट बॉक्स में। और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। इस तरह के वीडियो आपको बराबर मिलते रहेंगे, जो कि आपके रूटीन के लाइफ में बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। थैंक यू।